Hello students, welcome to our online classes. Myself Shivu Dixit. Today I am going to teach you biology of standard 9. Our cell chapter is going on, okay, and some topics we have completed. So हमने लास्ट वीडियो में न्यूक्लियस को किया था और मैं आपको लास्ट के वीडियो में ये बताया हुआ था कि एक्चुअली में न्यूक्लियस के दो पार्ट होते हैं। एक होता है आपका क्रोमैटिन मटेरियल या क्रोमैटिन नेटवर्क बोलते हैं और दूसरा होता है आपका न्यूक्लियोल्स, ओके। तो हमने क्रोमैटिन मटेरियल को इन डिटेल किया हुआ था कि क्रोमैटिन मटेरियल क्या होते हैं, इसमें आपके क्रोमोजोम्स आते हैं और क्रोमोजोम्स के बारे में हमने जो डीएनए जीन्स इनको इन डिटेल किया था। अब क्रोमैटिन मटेरियल के बारे में कुछ और भी टर्म्स हमारे बच गए हैं जिनको अभी हम कवर करेंगे यहाँ पे, और उसके बाद जो न्यूक्लियस का सेकेंड पार्ट है न्यूक्लियोल्स, उस पर डिस्कशन करेंगे, ओके। और आप लोग न्यूक्लियस लिखने के बाद जो आपने अभी तक लिखा है उसके नीचे आप इस डायग्राम को बना लोगे, ठीक है, और जो भी पार्ट्स हैं यहाँ पे उनको मेंशन करोगे। सो देखते हैं हम लोग हैप्लॉइड और डायप्लॉइड, दो तरह के नंबर्स आते हैं एक्चुअली क्रोमोजोम्स के अंदर। तो हैप्लॉइड क्या होते हैं? द स्टेट ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच ही और शी रिमेन्स स्टेबल बिफोर फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड हैप्लॉइड। जैसे कि स्पर्म हो गए, एग हो गए, ये सब हैप्लॉइड नंबर के एग्जाम्पल है, हैप्लॉइड सेल के एग्जाम्पल हैं। एक्चुअल में होता क्या है, जैसे कि ह्यूमन का स्पर्म हो गया या फिर फीमेल का आपका एग हो गए, ठीक है। मैंने आपको बोला था कि एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में 46 क्रोमोसोम होते हैं, इट मीन्स 23 पेयर, जिसमें आपके 22 पेयर बॉडी क्रोमोसोम और 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। तो जो स्पर्म और एग है ना, ये हैप्लॉइड है, ये मतलब अभी कंबाइन नहीं हुए, ये सिंगल सेल हैं, ठीक है ना। और जब ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाते हैं ना तो ये डायप्लॉइड बना देते हैं। द स्टेट ऑफ ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन व्हेन जाइगोट इज फॉर्म, आपको ऑलरेडी पता है कि व्हेन स्पर्म एंड एग कंबाइन देन जाइगोट इज फॉर्म, और जब जाइगोट फॉर्म होता है ना तो वह एक डायप्लॉइड सेल का एग्जाम्पल हो जाता है, ठीक है। जैसे मैं एग्जाम्पल में यहाँ पे जाइगोट दिया हूँ, आपको नोट बताया हूँ कि हैप्लॉइड कंटेन्स हाफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स। जैसे कि स्पर्म के 23 ही होते हैं और फिर से एक के भी 23 होते हैं। जब ये दोनों कंबाइन करते हैं तब जाकर के 46 बनता है, जो कि एक ह्यूमन का नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, ठीक है ना। और डायप्लॉइड कंटेन्स फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो डायप्लॉइड में देखिए, चूंकि आपको मैं बता रहा हूँ, ये स्पर्म, देखिए ये क्या है स्पर्म और ये क्या है आपका एग, ये दोनों मिले तो क्या बना जाइगोट, ठीक है। अब देखिए स्पर्म का 23 प्लस एग का 23 और जाइगोट के कितने होते हैं 46, ये दोनों कंबाइन होकर के तो एक ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम होते हैं 46। तो देखिए तो यहाँ पे डायप्लॉइड कंटेन फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जितना था उतना आ गया हमारा जाइगोट में, बट हैप्लॉइड कंटेन्स हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। देखिए हैप्लॉइड हाफ नंबर, क्योंकि 46 होता है तो हाफ क्या है 23। तो यही मैं आपको बता रहा था कि हैप्लॉइड सेल जो होते हैं वे हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को रखते हैं और डायप्लॉइड फुल रखते हैं, नो कि डबल, ओके। आपको लर्न करना, डबल नहीं रखते हैं, फुल रखते हैं, और हैप्लॉइड हाफ रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक और नोटेड है, रेड ब्लड सेल ऑफ मैमल्स, मैमल्स मीन्स जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, डू नॉट कंटेन एनी टाइप ऑफ न्यूक्लियस। मैं आपको बहुत बार बताया हूँ कि जो आरबीसी है यानी कि रेड ब्लड सेल, इसमें किसी भी प्रकार का न्यूक्लियस नहीं होता है। किसमें? तो सिर्फ मैमल का। लेकिन कैमल और लामा दो ऐसे मैमल है जिनके आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है। मैं सिर्फ मैमल्स की बात कर रहा हूँ। मैमल्स का पहचान क्या होता है? जिनका पिना जो कान के पास जो बाहर होता है उसको हम पिना बोलते हैं। जिनके पिना बाहर होते हैं ना वो मैमल्स होते हैं जनरली, और ये अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं। जैसे कि मेल फीमेल दोनों मैमल है। अब आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना सर, मेल कैसे, यू नो व्हाट। तो हम लोग मेल भी मैमल हैं, ओके, बिकॉज हमारे पिना एक्सटर्नली निकले हुए हैं, और जो हमारी फीमेल्स होती हैं वो दूध पिलाती हैं, ओके। सो यहाँ पे ये आपको कन्फ्यूज़न नहीं लेना है कि मैमल्स में मेल आएंगे या नहीं। मैमल्स में ह्यूमन आते हैं, ठीक है। इनका पहचान सबसे बड़ा है कि इनके पिना बाहर होते हैं, ठीक है। और दो मैमल ऐसे हैं, कैमल और लामा, जिनके आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। चूंकि हम न्यूक्लियस पढ़ें तो एक्सेप्शनल केस था, इसलिए हमने इसको यहाँ पे देख लिया। अब आगे देखते हैं। इस तरह से हमारा यहाँ पे क्रोमैटिन नेटवर्क यानी कि क्रोमैटिन मटेरियल बिल्कुल कंप्लीट हो गया। देखिए सेल में आपके क्रोमैटिन कैसे हैं, मैं आपको पीछे ही बताया था, बिल्कुल थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर होते हैं क्रोमोजोम्स। ये देखिए थ्रेड जैसे हैं न्यूक्लियस में पड़े हुए, और यह बाहर जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जो ढका हुआ है, डबल लेयर, ओके। और अब हमें पढ़ना है न्यूक्लियस का सेकेंड पार्ट, डेट इज न्यूक्लियोल्स, ठीक है। न्यूक्लियस के दो पार्ट होते हैं, मैंने बोला था। फर्स्ट क्रोमैटिन मटेरियल या क्रोमैटिन नेटवर्क, जिसमें क्या आता था क्रोमोजोम्स, और क्रोमोजोम्स हमने पीछे किया हुआ था, ठीक है। यह थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। और सेकेंड है न्यूक्लियोल्स। अब हमें न्यूक्लियोल्स को देखना है। न्यूक्लियोल्स, द कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियस विच आर फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियोप्लाज्म इज कॉल्ड न्यूक्लियोल्स, या न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं। मैं आपको न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में बता चुका हूँ। यहाँ पे एक नोट है, न्यूक्लियोल्स डू नॉट कंटेन एनी कवरिंग मेम्ब्रेन, यानी कि न्यूक्लियोल्स
कवर नहीं होता है, वो बिल्कुल ऐसे ओपन होता है, ठीक है। इसके बाहर कोई भी कवरिंग मेम्ब्रेन नहीं होते हैं। अब जैसे कि हमने क्रोमैटिन मटेरियल में क्रोमोसोम देखा था, क्या देखा था, क्रोमोसोम्स। उसी तरह न्यूक्लियोल्स का पार्ट होता है राइबोसोम। क्या होता है न्यूक्लियोल्स का पार्ट, राइबोसोम। और राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। राइबोसोम किस में हेल्प करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में। मैं आपको रिवीजन दे रहा हूँ कि एक न्यूक्लियस के जनरली दो पार्ट थे, एक था आपका क्रोमैटिन मटेरियल, और क्रोमैटिन मटेरियल में क्या आता था, आपके क्रोमोसोम्स। और क्रोमोसोम्स किस में हेल्प करते थे, जो आपको हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन डीएनए जीन से मैं बताया हूँ, पीछे की वीडियोस में आप देख सकते हो। और जो आपका सेकेंड है न्यूक्लियोल्स, न्यूक्लियोल्स रखते हैं राइबोसोम। क्या रखते हैं, राइबोसोम्स। और राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, यानी प्रोटीन निर्माण में। राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री। तो आप यहाँ पे देखिए राइबोसोम आ गया, तो आप पहले लिख लोगे यहाँ पे लिखोगे पहले, ठीक है, कि न्यूक्लियोल्स कंटेन राइबोसोम्स, न्यूक्लियोल्स कंटेन्स राइबोसोम्स। और उसके बाद राइबोसोम के बारे में लिखिएगा यहाँ से, देखिए द डेंस एंड स्फेरिकल स्ट्रक्चर। राइबोसोम्स क्या होते हैं, ये डेंस मीन्स घने, और स्फेरिकल यानी जनरली स्फेयर जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, गोल गोल, विच आर फाउंड इनसाइड द मैट्रिक्स और साइटोसोल ऑफ द सेल इज कॉल्ड राइबोसोम। साइटोसोल क्या हम अभी इसी वीडियो में देखेंगे, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, राइबोसोम। यानी राइबोसोम एक डेंस और स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। मैं आपको राइबोसोम का डायग्राम दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो आपको डॉट दिख रहा है ना, यही राइबोसोम्स दिख रहा है, इसी को राइबोसोम्स बोलते हैं। देखिए डेंस और स्फेरिकल स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, जो कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उससे चिपके होते हैं। अब रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी हम देखेंगे आगे की वीडियोस में, ठीक है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक पार्ट है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसी पे एक डॉट डॉट जो दिख रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, राइबोसोम। या डेंस और स्फेरिकल होता है। और राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ आरएनए। देखिए यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको, राइबोसोम्स के दो कंपोनेंट होते हैं जनरली, एक राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए। क्रोमोसोम्स का क्या कंपोनेंट था, डीएनए, यानी डाईऑक्सी। आपको मैं एक सेकंड, क्रोमोसोम्स का वीडियो आप देखो, और डीएनए के बारे में डिटेल में पढ़ाया हूँ, वहाँ पे आप देखो इसको, ठीक है। और यहाँ पे क्या होंगे आपको, राइबोसोम में आरएनए यानी कि राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, ठीक है। राइबोसोम के कितने कंपोनेंट्स है, दो, राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। अब यहाँ पे देखिएगा एक नोट है, लिपिड्स आर नॉट प्रेजेंट इन राइबोसोम। लिपिड्स क्या होते हैं, फैट को ही हम लिपिड बोलते हैं। फैट को हम क्या बोलते हैं, लिपिड। मैं आपको पीछे भी बता चुका हूँ कि फैट को लिपिड बोलते हैं, और कार्बोहाइड्रेट और फैट में बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। आपको पता है जब कार्बोहाइड्रेट बॉडी में डाइजेस्ट होता है तो यह स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टार्च में, STARCH। लेकिन जब आपका फैट डाइजेस्ट होता है ना, तो यह एक्चुअल में ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होता है। किस में कन्वर्ट होता है, ग्लिसरॉल में, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस है, कार्बोहाइड्रेट और फैट बिल्कुल भी सेम नहीं है। इसको नॉर्मल बोलचाल की लैंग्वेज में लोग सेम मानते हैं, बट इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। आपको ये डिफरेंट केयर करना है कि फैट और कार्बोहाइड्रेट सेम नहीं है। और ये दो चीज़ें आप लर्न कर सकते हो कि जब कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट रूप से डाइजेस्ट हो जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट रूप से डाइजेस्ट होने के बाद स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और जब फैट, यानी फैट के अंदर वो वसा बोलते हैं, यह जब कंप्लीट रूप से डाइजेस्ट होता है, पचता है वसा, तो यह ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। देखिएगा, तो राइबोसोम में फैट नहीं होते हैं, बिकॉज प्रोटीन, राइबोसोम प्रोटीन बनाएगा, यहाँ पे फैट का कोई वर्क नहीं है। राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन द बोथ टाइप ऑफ सेल, इन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। मैं आपको प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल पहले बताया हूँ। तो राइबोसोम दोनों तरह के सेल में मौजूद होते हैं, एक्सेप्शन आरबीसी ऑफ मैमल्स। फिर से आ गया, देखिए मैमल्स के आरबीसी में राइबोसोम्स भी नहीं पाए जाते हैं। न्यूक्लियस, जब न्यूक्लियस ही नहीं है, आप बताइए, जब न्यूक्लियस ही नहीं है तो राइबोसोम कहाँ से आएगा, बिकॉज न्यूक्लियस का पार्ट ही है यह, ओके। अब देखते हैं राइबोसोम का फंक्शन क्या है। राइबोसोम एक्चुअली द मेन फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स इज टू पार्टिसिपेट इन प्रोटीन सिंथेसिस, ओके। प्रोटीन सिंथेसिस के वर्क करते हैं, इसीलिए इसको हम फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन बोलते हैं। किसको, राइबोसोम को क्या बोलते हैं, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। देखिए दो वर्ड है, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन राइबोसोम है, लेकिन प्लेटफॉर्म ऑफ प्रोटीन रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। राइबोसोम यहाँ पे आप नोट करके लिखोगे, राइबोसोम इज कॉल्ड फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन एंड रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कॉल्ड प्लेटफॉर्म ऑफ प्रोटीन, ठीक है। ये दोनों आप नोट करके लिख लेंगे यहाँ पे इसके नीचे, उसके बाद आगे बढ़िएगा। मैं आपको बार बार ये बोलते आ रहा हूँ कि आप वीडियो को पहले देखो फिर नोट्स बनाओ। आप इस बात को सीरियसली लो, पहले वीडियोस को देखो फिर नोट्स बनाओ, आपको बेनिफिट होगा। यहाँ पे राइबोसोम आपको ये डायग्राम्स बनाने हैं, जितने भी डायग्राम्स आपको बनाते चलना है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन है, हाउ राइबोसोम हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, एक्सप्लेन विद डायग्राम। एक्चुअली ये डायग्राम यहाँ पे आपको बनाना नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसका डायग्राम टफ है। आप सिंपली बनाओगे हाउ राइबोसोम हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, यानी राइबोसोम प्रोटीन को कैसे बनाता है। देखिए इसका आंसर बता रहा हूँ मैं आपको।
प्रोटीन इज प्रोड्यूस्ड व्हेन एमिनो एसिड ब्रेक्स इन स्मॉल पीसेस विद द हेल्प ऑफ सम एंजाइम्स लाइक ट्रिप्सिन एंड पेप्सिन। अब समझिएगा ये ट्रिप्सिन और पेप्सिन क्या है, मैं इनके बारे में बता दे रहा हूँ आपको। जब हम फूड लेते हैं अंदर, जब फूड हमारे अमाशय आई मीन जब पेट में जाता है, ठीक है, एस्टोमक में, ठीक है, तो एस्टोमक से 3 तरह के एंजाइम्स सेक्रेट होते हैं। होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, हमारे भोजन से बैक्टीरिया को खत्म कर देता है, ठीक है, और हमारे भोजन को एसिडिक बनाता है। सेकेंड ट्रिप्सिन और पेप्सिन। ट्रिप्सिन और पेप्सिन क्या करते हैं, एंजाइम है। ट्रिप्सिन और पेप्सिन प्रोटीन को पचाने में, डाइजेस्ट करने में बहुत ही बड़ी अपनी रोल प्ले करते हैं, ठीक है। और एक्चुअल में मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो मैं अभी आपको ऊपर बताया कि जब कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट रूप से डाइजेस्ट होगा, इसका वर्क है यहाँ पे। कार्बोहाइड्रेट जब कंप्लीट रूप से डाइजेस्ट हो जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टार्च में, ठीक है। फैट जब कंप्लीट रूप से डाइजेस्ट हो जाएगा तो किस में कन्वर्ट होगा, ग्लिसरॉल में। और जब प्रोटीन कंप्लीट रूप से डाइजेस्ट होता है तब यह बनता है एमिनो एसिड। प्रोटीन कंप्लीट रूप से डाइजेस्ट होने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है, एमिनो एसिड में। और यही एमिनो एसिड प्रोटीन का मेन सोर्स है। तो देखिएगा यहाँ पे राइबोसोम हेल्प इन द सेक्रेशन ऑफ दीज हार्मोन, यानी कि राइबोसोम जो है इस ट्रिप्सिन और पेप्सिन, यहाँ पे आप एंजाइम डाल देना, ठीक है, एंजाइम से, ठीक है। राइबोसोम ट्रिप्सिन और पेप्सिन एंजाइम को सेक्रेट करते हैं और इसी की वजह से प्रोटीन सिंथेसिस होता है। सो वी कैन से दैट राइबोसोम हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, तो यहाँ पे मैं एक एक लाइन क्लियर कर रहा हूँ, आप इसको पढ़ के अच्छे से क्लियर करना। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया सेल ऑर्गेनेल्स। ओके, इट मीन्स हमने न्यूक्लियस को कंप्लीट कर लिया। न्यूक्लियस के 2 पार्ट थे, वन इज क्रोमैटिन मटेरियल एंड सेकेंड इज न्यूक्लियोल्स। क्रोमैटिन मटेरियल में हमने क्रोमोसोम्स को इन डिटेल किया और न्यूक्लियोल्स में हमने राइबोसोम को इन डिटेल किया, फंक्शन किया, उनके डायग्राम्स किए। अब हमें करना है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सेल ऑर्गेनेल्स। द स्मॉल पार्ट विच आर फाउंड इन द सेल एंड परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। स्पेसिफिक फंक्शन में पहले ही बता चुका उसका मीनिंग, अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन एंड पोजीशन इज कॉल्ड सेल ऑर्गेनेल्स। यानी वे सभी पार्ट्स जो हमारे सेल में पाए जाते हैं, ठीक है, और एक्चुअली ये हमारे जनरली लिक्विड पार्ट जो है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म इनमें पाए जाते हैं और अपनी लोकेशन के अकॉर्डिंग डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब देखिएगा सेल ऑर्गेनेल को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है सेल ऑर्गेनेल विदाउट मेम्ब्रेन, यानी कुछ ऐसे भी सेल ऑर्गेनेल्स है जो कि किसी भी मेंबर से कवर नहीं होते, कुछ सिंगल लेयर कवर होते हैं और कुछ डबल लेयर कवर होते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको जितने भी सिंगल लेयर, डबल लेयर और नो लेयर मेम्ब्रेन है उनके बारे में बता दे रहा हूँ, आप इनको अच्छे से लर्न कीजिएगा। सेल ऑर्गेनेल्स विदाउट मेम्ब्रेन, इसमें सिर्फ 2 आते हैं, राइबोसोम और सेंट्रोसोम। राइबोसोम हम कर चुके हैं, सेंट्रोसोम आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये 2 ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स है जो कि किसी भी कवर से नहीं ढके होते हैं, ये अनकवर्ड होते हैं, ठीक है, राइबोसोम और सेंट्रोसोम। सिंगल लेयर की अगर बात करें तो देखिएगा सिंगल लेयर में आपके आते हैं वैक्यूल, गोल्गी अपरेटस, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड पेरिजियोम्स। अब इनको भी हम जो इसमें मैं जितने भी नाम लिया सबको एक एक करके मैं देखना है, ठीक है। तो सिंगल लेयर में कौन कौन से आएंगे, वैक्यूल, गोल्गी अपरेटस, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड पेरिजियोम्स। ओके, उसके बाद जो आपका आता है सेल ऑर्गेनेल्स विथ डबल लेयर मेम्ब्रेन। तो डबल लेयर मेम्ब्रेन में आप क्या आते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ये डबल लेयर सेल ऑर्गेनेल्स हैं। कौन कौन से, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। ओके, तो आपको डबल लेयर में 2 हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। सिंगल लेयर में भी आपके 2 हो गए, राइबोसोम एंड सेंट्रोसोम। और बाकी जितने भी आपके बच गए वो सब के सब क्या हो गया, सिंगल लेयर हो गया, सॉरी यहाँ पे नो लेयर में 2 हो गया, विदाउट मेम्ब्रेन में 2 हो गए। कौन कौन से, तो राइबोसोम और सेंट्रोसोम, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं जरा साइटोप्लाज्म के बारे में। देखिए साइटोप्लाज्म में आपको जब डायग्राम बनाया था सेल का, शुरू में याद होगा आपको, तो मैं बोला था इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। अगर प्लांट सेल है तो इसके बाहर होगा सेल वॉल, ठीक है। अभी हो गया आपका न्यूक्लियस। अब ये जो लिक्विड है जो कि न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन यहाँ पे है, इसके बीच में पाया जा रहा है, इसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। अब इसी साइटोप्लाज्म के बारे में हमें इन डिटेल पढ़ना है, ठीक है। और अंदर जो है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म टेकन टुगेदर इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म को प्रोकंदे ने डिस्कवर किया था, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अब देखते हैं साइटोप्लाज्म, द लिक्विड विच इज फाउंड बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अभी बताया आपको, इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। अब यहाँ पे नोट करके आप लिखना है, क्या लिखोगे मैं बता रहा हूँ। साइटोप्लाज्म होते क्या है देख लीजिए, नोट करके लिखना है, कंपलसरी आपको। साइटोप्लाज्म में आपको 90% वाटर होते हैं। क्या होते हैं, 90% वाटर, ओके, 5% प्रोटीन, 3% कार्बोहाइड्रेट एंड 2% लिपिड। 2% क्या होते हैं, लिपिड। लिपिड मीन्स फैट।
लिपिड मीन्स फैट मैं आपको अभी कितनी बार बता चुका इसी वीडियो में, ठीक है। तो आप इसको नोट करके लिखोगे दैट साइटोप्लाज्म कंटेन्स 90% वाटर, 5% प्रोटीन, 3% कार्बोहाइड्रेट एंड 2% लिपिड, यानी कि फैट और अदर, इसमें अदर भी डाल देना, लिपिड एंड अदर मटेरियल्स, ठीक है। तो ये साइटोप्लाज्म का स्ट्रक्चर हो गया बेसिक, देख लीजिए 90% वाटर और 5% प्रोटीन, 3% कार्बोहाइड्रेट एंड 2% लिपिड्स हैं आपके, लिपिड्स मीन्स फैट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ साइटोप्लाज्म। अब एक्चुअली साइटोप्लाज्म के 2 पार्ट्स होते हैं एक्चुअली, या टाइप्स बोल दीजिए आपको, ठीक है। एक होता है एंडोप्लाज्म और एक होता है एक्टोप्लाज्म, इनके टाइप्स या पार्ट्स हैं। तो देखिए एंडोप्लाज्म क्या होते हैं, द इनर ग्रैनुअल पार्ट, नॉट पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म विच रेगुलेट सेल फंक्शन इज कॉल्ड एंडोप्लाज्म। यानी साइटोप्लाज्म का जो अंदर का पार्ट होता है, जो ग्रैनुअल में क्या होते हैं, ग्रेन जैसे दानेदार छोटे छोटे डॉट टाइप के, ठीक है, जो कि सेल फंक्शन को रेगुलेट करते हैं, उनको एंडोप्लाज्म बोलते हैं। और एक्टोप्लाज्म क्या होता है आपको, द आउटर ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर ऑफ साइटोप्लाज्म, जो बाहर से ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टोप्लाज्म। इसको कॉर्टेक्स भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है साइटोजोल। मैं अभी आपको बताया कि हम लोग साइटोजोल अभी इसी वीडियो में करेंगे, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि साइटोजोल होता क्या है। इट इज सोलूबल, सोलूबल मीन्स घुलने वाला, जैसे कि शुगर सोलूबल होता है वाटर में। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट मीन्स पारदर्शी, यानी लाइट इजिली क्रॉस कर जाएगा। एंड माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक मीन्स जिसको हम लोग विदाउट माइक्रोस्कोप नहीं देख सकते। पार्ट्स ऑफ साइटोप्लाज्म, या साइटोप्लाज्म का ही पार्ट्स है, विच कंटेन 90% वाटर एंड 10% अदर सब्सटेंस लाइक प्रोटीन, विटामिन, शुगर, एमिनो एसिड बाई वॉल्यूम। यानी जो 100% स्पेस होगा ना, उसका 90% स्पेस वाटर ऑक्यूपाई करेगा और 10% स्पेस अदर सब्सटेंस जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है ये लोग ऑक्यूपाई करेंगे। किसके, साइटोजोल का। यानी यह एक ट्रांसपेरेंट पार्ट है जनरली, जो कि सोलूबल होता है। ओके, अब यहाँ पे कुछ नोट्स है, देखिए उसको। साइटोसोल कंटेन्स अ सिस्टम ऑफ प्रोटीन विच इज कॉल्ड साइटोस्केलेटन। इसको आपको याद करना है कि साइटोसोल एक प्रोटीन का सिस्टम रखता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, साइटोस्केलेटन बोलते हैं। अब यहाँ पर अगला नोट, साइटोस्केलेटन कंटेन्स और कंसिस्ट, दोनों में उसको एक होगा, 3 टाइप ऑफ प्रोटीन्स विच हेल्प इन सेल्यूलर मूवमेंट। जो सेल के मूवमेंट होते हैं ना, प्रोटीन की सहायता से होते हैं। और वो प्रोटीन कौन कौन से, उनका नाम याद रखना है, ट्यूबुलिन प्रोटीन, एक्टिन प्रोटीन और कीरेटिन प्रोटीन। ये तीनों प्रोटीन के नाम आपको लर्न करना है। देखिए फिजिक्स और केमिस्ट्री 2 ऐसे सब्जेक्ट है जहाँ पे आपको सिर्फ अंडरस्टैंड करना है और आप अपने लैंग्वेज बना करके नोट कर सकते हो। बट बायोलॉजी में आपको थोड़ा बहुत, जिसको रट्टा मारना बोलते हो, वो करना ही पड़ेगा, बिकॉज अब ये नेम है, इनको मैं क्या करूँ, इसे तो आपको याद करना ही होगा एनी हाउ। मैथ्स में चलिए फॉर्मूला आप ड्राइव कर लोगे, बट यहाँ पे इनके नेम्स को याद करना है। तो बायोलॉजी को आप लोग अभी से रटने की कोशिश करो, समझने के बाद, बिना समझे हुए नहीं। ओके, और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि नोट्स को वेल मेंटेनेंस प्रिपेयर करके उसको याद भी किया करो। ओके, अब देखते हैं आखिर इस साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या है। जनरली इसको साइटोसोल बोल रहे हैं, बट डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। इसके फंक्शन क्या है देख लीजिए। इट हेल्प इन सेल मूवमेंट, या सेल मूवमेंट में हेल्प करता है। इट स्टोर्स सम केमिकल्स लाइक प्रोटीन, ग्लूकोज, विटामिन, CTC, इसी में ये सब मौजूद होते हैं। और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि प्रोटीन कंप्लीट डाइजेशन के बाद अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इट हेल्प इन ग्लाइकोलाइसिस, और यह ग्लाइकोलाइसिस में हेल्प करता है। ग्लाइकोलाइसिस एक प्रोसेस है, इसको इन डिटेल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, आपको जो भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं विदाउट हेजिटेशन, और वर्क को आप टाइम पे कंप्लीट किया करो। डायग्राम्स को कोशिश करो एच पेंसिल से बनाने की, अगर पॉसिबल हो तो। ओके, थैंक्स।